नमस्ते। आज आपका स्वागत है गुफ्तगू में। ये हमारा 13वां सेशन है जिसमें हम बात करेंगे एफिशिएंट ट्रैकिंग की। आज मैं शीना, मेरे साथ हमारे स्पेशलिस्ट हैं कुणाल, जो हमें सेशन के थ्रू लेके जाएंगे और एंड में आइसिंग ऑन द केक, जैसे हमारा हर बार का सेशन होता है, वो भी बताएंगे। सेशन शुरू करने से पहले जब हमें कुणाल बताएंगे कि एजेंडा क्या है, जो सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको 3 टिप्स बताना चाहूंगी। पहली बात ये कि अगर आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है तो प्लीज अपने वीडियो का रेजोल्यूशन 720 DPI कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो थोड़ी बेटर क्वालिटी में दिखे। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में कोई भी सवाल पैदा होता है सेशन के दौरान, तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए हमारे G+ पोस्ट पे, और हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस लेंगे हमारे सेशन के बाद। तीसरी बात कि अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमें आपका फीडबैक बहुत ज्यादा कीमती है, तो हम आपको एक फीडबैक ईमेल भेजेंगे सेशन के बाद। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक होगा तो हमें प्लीज बताइएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए कुणाल को मैं ये सेशन देना चाहूंगी। सो थैंक यू शीना। थैंक्स शीना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल मेहता है और आज मैं आपको थोड़ा सा एफिशिएंट ट्रैकिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अपने अपग्रेडेड यूआरएल्स के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एजुकेशन वाइज मेरा सबसे ज़्यादा घिसा पिटा शायद एजुकेशन बैकग्राउंड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्लस MBA। उसके बाद अराउंड डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास अराउंड 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पे जो मैंने रिसेंटली देखा है किस तरह से गूगल ने अपने अपग्रेडेड यूआरएल में चेंजेस लेकर आए हैं, नए वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो पॉइंट्स कवर करेंगे, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, ट्रैकिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस जो इसके थ्रू हमें आते हैं एज अ गूगल की यूज़र, और जो गूगल को आते हैं जब भी हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उन इश्यूज को दूर करने के लिए किस तरह से अपग्रेडेड यूआरएल्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से गूगल इन अपग्रेडेड यूआरएल्स की मदद से हमारे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से डेटा दिखा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी एड सर्व कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स की। ये वो पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम लोग अपने यूजर्स के बारे में, अपने विजिटर्स के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता लग सकती है। फिर उसके बाद हम लोग कस्टम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है, बल्कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है, जैसे कि कौन से सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, कौन सा सीजन में वो लोग आ रहे हैं, किस टाइप के कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, सब कुछ हम लोग इन कस्टम पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना आइसिंग ऑन द केक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग की अपनी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग किस तरह से अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, नई रिपोर्ट्स बना सकते हैं। कस्टम डिमेंशन और कस्टम मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग अपने यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग आज का सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे डेस्टिनेशन यूआरएल्स काम करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग पेज और ट्रैकिंग पैरामीटर्स के बारे में। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज वो फाइनल पेज होता है, वो पेज होता है जहां पे कि हमारा कोई भी यूजर पहुंचता है कोई ऐड क्लिक करने के बाद। अब बीच में हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा रीडायरेक्ट्स हों, वो रीडायरेक्ट्स होते हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ट्रैक करना चाहते हैं, आप काफ़ी सारे रीडायरेक्ट्स के थ्रू अपने यूज़र को एक फाइनली एक वेब पेज पे लेके जाते हो, जो कि उसका आपकी साइट पे पहला पेज होता है। अब उसको हम लोग कहते हैं लैंडिंग पेज। साथ ही साथ हमें समझने की जरूरत है कि सेम डोमेन क्या होती है और क्रॉस डोमेन क्या होती है। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, www.desktop.example.com और www.mobile.example.com। अगर हम दोनों इन दोनों लिंक्स को देखें तो example.com दोनों में सेम है। इसका मतलब ये दोनों पेजेस सेम डोमेन पे हैं। हो सकता है ये दोनों पेजेस एक मोबाइल के लिए हो और एक डेस्कटॉप यूजर्स के लिए हो सकता है कि एक यूएस विजिटर्स के लिए हो और एक इंडिया के विजिटर्स के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि एक पेज किसी और ही प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हो और दूसरा किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हो। लेकिन जब तक हमारे पीछे के ये example.com कॉमन है, ये सेम डोमेन कहलाई जाती है।
जबकि www.example.desktop.com और www.example.mobile.com ये क्रॉस डोमेन कहलाया जाता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डोमेन्स पे हैं, यानी कि desktop.com और mobile.com। अब ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज के बारे में, सेम डोमेन्स क्या होती हैं। अब हमें ट्रैकिंग पैरामीटर्स चाहिए क्यों होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि चीज़ क्या है ट्रैकिंग पैरामीटर्स। इन ट्रैकिंग पैरामीटर्स की मदद से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने यूजर्स के बारे में, वो कौन सी साइट से आ रहे हैं, कौन से लिंक से आ रहे हैं, कौन से नेटवर्क से आ रहे हैं, क्या वो उनका मैच टाइप क्या है, क्या है ब्रॉड कैटेगरी मैच करके आ रहे हैं, या फ्रेज मैचिंग से आ रहे हैं, या एग्जैक्ट कीवर्ड मैच से आ रहे हैं। इन सब की मदद से, इस सब डेटा की वजह से हम लोग बहुत ऐसी इंसाइट्स निकाल सकते हैं जिससे कि हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन कर सकें और उसे बहुत ही ज़्यादा कुशल बना सकें अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए, और एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेजर और माइनर कन्वर्जन रेट लेने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है एक्चुअली। अब अगर आप किसी भी मैरिड आदमी को ये बताएं कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, तो सबसे पहला आइडिया, सबसे पहला थॉट जो किसी भी मैरिड आदमी के दिमाग में आएगा वो ये कि भाई शाहजहां ने पक्का ना कोई तो भी बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी होगी, कुछ तो उसने इशू किया होगा। क्योंकि इतना तो हर मैरिड आदमी को पता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने डेटा के बेसिस पे, कि बीवी का मूड जितना खराब, गिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा। तो अगर इतना बड़ा ताजमहल बनवाया है तो मतलब मुमताज़ का मूड सच में बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। खैर, ऑल जोक्स अपार्ट, जैसे कि नेस्कैफे की एड थी जिसके अंदर एक स्टैमर करने वाला कमेडियन ये बताता है कि किस तरह से नेस्कैफे की वजह से वो रात भर जागता रहा, अपने गिग्स दिए, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस करी और फाइनली एक बहुत ही सक्सेसफुल कमेडियन बना। सबसे पहले ये एड यूट्यूब पे आई थी। यूट्यूब पे ये ऐड आने के बाद सबसे पहले नेस्कैफे ने देखा कि कितने लोगों को ये ऐड दिख रही है, कितने कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं उसके थ्रू। और जब उन्हें ये लगा कि एक्चुअली ये ऐड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो फिर उन्होंने इसे टीवी पे रोल आउट किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डेटा के बेसिस पे उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसने कि उनकी ब्रांड इक्विटी को, उनकी ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। ऐसे ही अगर आप देखें HDFC बैंक हो चाहे ICICI बैंक हो, आज की डेट में वो 10 सेकंड के अंदर आपको 10 से 15 लाख के लोन का अप्रूवल या रिजेक्शन दे देते हैं। उसका रीजन ये है कि इन बैंक्स के पास इतना डेटा है कि उन्होंने अपने कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। वो आपसे कुछ 20 या 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके आंसर्स के बेसिस पे, जैसे कि आपका इनकम, आप कितने टाइम से आप अपने घर में रह रहे हैं, कितने टाइम से अपनी जॉब कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, इसके बेसिस पे वो आपको एक प्रोपेंसिटी स्कोर देंगे। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि कितना प्रोबेबिलिटी है आपका डिफॉल्ट करने का, कि आप बैंक को लोन का पैसा वापस ना दें। जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसे लोन नहीं मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उसे लोन मिल जाएगा। अगेन डेटा के बेसिस पे ना सिर्फ उन्होंने अपना डिसीजन टाइम जो कि पहले 10 से 15 दिन था उसे कम करके 10 सेकंड किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपना डिफॉल्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया, क्योंकि आप अपने डेटा के बेसिस पे एक्चुअली बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही सटीक डिसीजंस ले सकते हैं। अब आपको अपने हंच और अपने अंदाजे की ज़रूरत नहीं है। आप एक्चुअली अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मेजर कर सकते हैं हर कैंपेन का, हर एड का, कि उस क्लिक से आपको कितना फ़ायदा हुआ। नॉट जस्ट कि कितनी बार वो आया, कितनी बार, कितने इंप्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स हुए, कितने यूजर्स आए, लेकिन उन यूजर्स ने आपकी साइट पे आने के बाद या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे आने के बाद या आपकी मोबाइल साइट पे आने के बाद क्या उन्होंने फॉर्म भरा, क्या उन्होंने कुछ परचेज किया, क्या उन्होंने कुछ अपनी विश लिस्ट में ऐड किया, क्या उन्होंने कोई लीड फॉर्म फिल किया। ऐसा कोई भी स्टेप, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर कन्वर्जन हो, वो सब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं, हर चीज़ की वैल्यू पता कर सकते हैं, और गूगल एनालिटिक्स उसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये थे हमारे लैंडिंग पेज और ट्रैकिंग पैरामीटर्स। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐड बनाते हैं उसके अंदर हम लोग एक डेस्टिनेशन URL देते हैं। वो एक डेस्टिनेशन URL एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे लैंडिंग पेज और हमारे ट्रैकिंग पैरामीटर्स का। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो एक डेस्टिनेशन URL का ये एक एग्जांपल है।
जिसके अंदर मेरा लैंडिंग पेज है www.example.com/redshoes। उसके बाद मेरे ट्रैकिंग पैरामीटर है कीवर्ड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में कीवर्ड। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है, देखिए क्वेश्चन मार्क से, इसको हम लोग कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन मार्क के बाद मेरे पास काफी सारे ट्रैकिंग पैरामीटर्स हो सकते हैं। इस वक्त मैं जो यूज कर रहा हूँ इसे कहते हैं वैल्यू ट्रैक पैरामीटर, और इसके बारे में हम लोग अगले आने वाली कुछ स्लाइड्स में ही बात करेंगे। तो इन ट्रैकिंग पैरामीटर्स की मदद से मैं ये पता कर सकता हूँ कि जो भी मेरी साइट पर आया है वो कौन से कीवर्ड के थ्रू आया है। अब इस इंफॉर्मेशन से ना सिर्फ मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ अपनी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सर्विसेज के थ्रू, बट मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इन कीवर्ड्स के थ्रू उन्हें कुछ एक अलग एक्सपीरियंस देना चाहूँ। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन मोबाइल डिवाइस से आ रहा है, कौन डेस्कटॉप से आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं अलग एक्सपीरियंस देना चाहूँ तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। कई बार हम लोग अपने कुछ कस्टम ट्रैकिंग पैरामीटर्स भी यूज करते हैं, जैसे कि GCLID या CID या PID। ये सब का सब मैं इन ट्रैकिंग पैरामीटर्स को मैं अपने डेस्टिनेशन URL में लगा के भिजवा सकता हूँ और इन सबको ट्रैक किया जा सकता है। कई ट्रैकिंग सर्विसेज जैसे कि डबल क्लिक, बिटली या गूगल एनालिटिक्स, कुछ ऐसा आप लोग यूज भी करते होंगे। जैसे गूगल एनालिटिक्स में भी हम लोग UTM पैरामीटर्स के थ्रू, जैसे कि UTM_source, UTM_medium, UTM_campaign के थ्रू हम लोग सारी की सारी अपनी कैंपेन के लिंक्स की इंफॉर्मेशन हम लोग अपने पैरामीटर्स में ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा डेस्टिनेशन URL जो एक कॉम्बिनेशन है हमारा लैंडिंग पेज और मेरे सारे के सारे ट्रैकिंग पैरामीटर्स का, अगर मेरे को कोई नया ट्रैकिंग पैरामीटर मुझे डालना है, जैसे कि मेरे पास पहले सिर्फ कीवर्ड था और अब मुझे नेटवर्क भी चाहिए, तो कि कोई डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है या सर्च नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, अगर मुझे नेटवर्क भी चाहिए तो कुछ इस तरह से मैं अपना डेस्टिनेशन URL लिखता हूँ। अब इधर मेरी प्रॉब्लम ये है कि गूगल को पता नहीं लगेगा कि कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। अगर आप अपना सिर्फ ट्रैकिंग पैरामीटर चेंज करते हैं लेकिन आपका लैंडिंग पेज सेम रहा है, आपका लैंडिंग पेज सेम है, आपका कीवर्ड भी सेम है, सिर्फ आपको एक एडिशनल वैल्यू ट्रैक पैरामीटर चाहिए इसके अंदर, वो है नेटवर्क। आपको पूरा डेस्टिनेशन URL चेंज करना पड़ता है, और जैसे ही आपका डेस्टिनेशन URL चेंज होगा गूगल इसे एक नई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये देखिए, गूगल आपको 4 पैरामीटर्स पे आपकी एड को जज करता है। बिडिंग तो जिसके अंदर एक रहता ही रहता है, उसके साथ साथ आपका कीवर्ड रिलेवेंस, क्लिक थ्रू रेट, और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस रहता है। जैसे ही डेस्टिनेशन URL के अंदर एक चेंज होता है, चाहे वो एक वैल्यू ट्रैक पैरामीटर के अंदर ही हो, आपका लैंडिंग पेज सेम है, आपका सिर्फ वैल्यू ट्रैक पैरामीटर चेंज हो रहा है, लेकिन गूगल के लिए एक डेस्टिनेशन URL चेंज हो रहा है। तो अब गूगल क्या करेगा कि वो आपके लैंडिंग पेज को दोबारा क्रॉल करेगा, दोबारा एक बारी असेस करेगा कि आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस किस तरह का है। अब आपके पास अगर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आप चेंज कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा URLs के अंदर ये चेंज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उतनी ही ज़्यादा बारी गूगल को आपका लैंडिंग पेज क्रॉल करना पड़ेगा। अब जैसे ही लैंडिंग पेज क्रॉल होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी एडवर्टीजमेंट के अंदर चेंज किया, गूगल के सर्वर लोड पे कितना लोड है, उसके बेसिस पे कुछ समय लग सकता है सारी की सारी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। और जितना भी समय लगेगा गूगल को आपका लैंडिंग पेज रिव्यू करने के लिए, उतने टाइम के लिए आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर वैल्यू ट्रैक पैरामीटर में किया गया एक छोटा सा चेंज आपकी एडवर्टीजमेंट को, आपके प्रॉस्पेक्ट्स को दिखने से रोक सकता है। बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स अगर आपके एडवर्टीजमेंट नहीं देख पाएंगे तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। उतना ही कम बिजनेस आप कर सकते हैं, उतना ही कम अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को आप शोकेस कर सकते हैं। और ये सब हुआ सिर्फ उस तरफ एक ट्रैकिंग पैरामीटर के चेंज की वजह से। और फिर क्योंकि एक नए एडवर्टीजमेंट की तरह गूगल अब इसे ट्रीट करेगा, एक नया ही URL इसे मान के चलेगा, एक नया ही लैंडिंग पेज मान के चलेगा, इस वजह से गूगल आपका सारे के सारे पुराने स्टैट्स, जितना भी डेटा आपका कलेक्ट हुआ है पुराने URL का, पुराने डेस्टिनेशन URL का, वो सब आपका लॉस हो जाता है और आपको नए सिरे से एक बारी फिर से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ना तो सिर्फ आपका नुकसान हुआ कि आपका एडवर्टाइजमेंट दिखना बंद हो गया, बट पुराना जितना भी डेटा था वो भी आपने लूज कर दिया। और हुआ किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब आपको कीवर्ड के साथ साथ नेटवर्क की भी जरूरत थी।
उसके बारे में भी आपको पता करना था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो था, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कि शायद हर गूगल एडवर्टाइजर डील कर रहा था और शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी महसूस कर रहा था। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस इशू को दूर करने के लिए गूगल लेकर आया है अपग्रेडेड यूआरएल। अब अपग्रेडेड यूआरएल में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइनल यूआरएल और एक होता है ट्रैकिंग टेम्पलेट। अब इन दोनों पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे तो पहले हमने वही यूआरएल रखा है जो कि हमें चेंज करना है। जो डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर हमें एक नया नेटवर्क पैरामीटर ऐड करना है। तो अब हमारे फाइनल यूआरएल के अंदर हम लोग सिर्फ लैंडिंग पेज यूआरएल रखेंगे। इसका मतलब www.example.com/redshoes। ये यूआरएल हमारा फाइनल यूआरएल में जाएगा, उस फील्ड में जाएगा। और फिर ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर हम लोग अलग वैल्यू डालेंगे, वो होगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर LPURL क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मेरे ट्रैकिंग पैरामीटर्स जैसे कीवर्ड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में कीवर्ड एम्बसेंट, नेटवर्क इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में नेटवर्क। अब जैसे ही मैंने इन दो अपने पूरे डेस्टिनेशन यूआरएल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फाइनल यूआरएल और ट्रैकिंग टेम्पलेट। अब जब भी आप अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, गूगल को पता होगा कि आपका लैंडिंग पेज सेम है, आपने सिर्फ और सिर्फ चेंज आपके ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर किया है। अब ऐसा पता लगने के बाद गूगल आपके पेज को दोबारा रिव्यू नहीं करेगा, वो आपकी वेबसाइट को वापस आपके लैंडिंग पेज को वापस रीअसेस नहीं करेगा। इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है कि आपकी ना ही एड आपकी डाउन होगी, ना ही आपका डेटा लॉस होगा। आपका डेटा वैसे का वैसा ही बना रहेगा और आपकी एडवर्टाइजमेंट शो होती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो आपके ट्रैकिंग टेम्पलेट में होगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला तो ये कि जब हम लोग लैंडिंग पेज दें तो वो लैंडिंग पेज होना चाहिए, वो पेज होना चाहिए जिसके ऊपर मेरा कस्टमर, मेरा यूज़र फाइनली पहुंचेगा, मेरी वेबसाइट का पहला वेब पेज। और उसके साथ ही जब हम लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट देखें तो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में LPURL क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब जो LPURL है इसकी वैल्यू ये फाइनल यूआरएल से रिप्लेस कर देगा। तो बैकएंड पे सारा प्रोसेस होगा, जैसे ही कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा वो खुद से ही बन जाएगा www.example.com/redshoes क्वेश्चन मार्क कीवर्ड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में कीवर्ड एंड नेटवर्क इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में नेटवर्क। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये LPURL खुद से ही रिप्लेस हो जाएगा। LPURL का मतलब है लैंडिंग पेज यूआरएल और ये कर्ली ब्रेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। अब इससे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग किस तरह से फाइनल यूआरएल बनाएंगे और किस तरह से हम लोग हमारा ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाएंगे। पहले कुछ एक चीजें ध्यान रखते हैं। पहला तो ये कि हमारे जो भी रीडायरेक्ट्स हों वो सेम डोमेन के हों, जैसे कि डोमेन हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा डिस्प्ले यूआरएल जो यूजर को जो दिखेगा अपने ब्राउजर पे, इट शुड मैच विद माय फाइनल यूआरएल। हमारा फाइनल यूआरएल की तरह सेम होना चाहिए। हम लोग अपने कस्टम पैरामीटर्स और अपने वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स को हम लोग इधर ऐड कर सकते हैं। हमारा जो पुराना डेस्टिनेशन यूआरएल था वो अब खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट कई जगह पे खत्म हो भी गया है। तो हमें फाइनल यूआरएल ही यूज करना है और कुछ नहीं। तो आगे जितनी भी आप अपनी नई एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे वो सारी की सारी आपकी फाइनल यूआरएल और ट्रैकिंग टेम्पलेट के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि डेस्टिनेशन यूआरएल के। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लीज LPURL को बिल्कुल भी भूले नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अब एक बारी समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये अपग्रेडेड यूआरएल बनाते कैसे हैं। फाइनल यूआरएल और ट्रैकिंग टेम्पलेट हमने बात तो करी, लेकिन ये दिखता कैसे है, बनाना कहाँ पे और इसके और फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई कैंपेन बनाते हैं कुछ इस तरह से हमारा स्क्रीन दिखती है, जिसके अंदर लैंडिंग पेज के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम लोग फाइनल यूआरएल या डेस्टिनेशन यूआरएल बनाना चाहते हैं। तो अब से हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइनल यूआरएल ही बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपका लैंडिंग पेज इस फाइनल यूआरएल पे आना ही चाहिए। तो अगर आप
ऊपर राइट साइड वाली अगर इमेज देखें तो इसके अंदर दिखेगा आपको, ये मैंने फाइनल यूआरएल का रेडियो बॉक्स चेक किया है, सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद मैंने फाइनल यूआरएल के अंदर वैल्यू लिखी है www.example.com/store/redshoes। ये रहा मेरा लैंडिंग पेज यूआरएल। अब इसके बाद मैंने ट्रैकिंग टेम्पलेट की वैल्यू लिखी है जो कि है कर्ली ब्रेसेस के अंदर LPURL कर्ली ब्रेसेस बंद क्वेश्चन मार्क कीवर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड। अब इससे मुझे पता लगेगा मेरे कौन से कीवर्ड से मेरे विजिटर्स, मेरे यूजर्स मेरे वेबसाइट या मेरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। मैंने अपनी सारी की सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग टेम्पलेट में रखी है, कुछ भी फाइनल यूआरएल के अंदर नहीं है। अब जो डेस्टिनेशन यूआरएल थे वो मेरे एड ग्रुप लेवल पे बनते थे, मेरे सबसे नीचे वाले एड्स पे बनाया था मैं साइट लिंक्स पे बनाता था, जबकि मेरे फाइनल यूआरएल जो है मेरे ऊपर के लेवल पे भी बन सकते हैं। इसका मतलब अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे और यहाँ तक कि एड ग्रुप और एड लेवल पे भी। अब इसका फायदा क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट अपने अकाउंट लेवल पे बना दूंगा। अगर मैं अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट सबसे ऊपर अकाउंट लेवल पे बना देता हूं तो मेरा ये ट्रैकिंग यूआरएल, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने बना रखा है अपने अकाउंट लेवल पे LPURL क्वेश्चन मार्क कीवर्ड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में कीवर्ड। अब ये ट्रैकिंग टेम्पलेट मेरे सारे कैंपेन, सारे एड ग्रुप्स के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। अब मुझे हर कैंपेन में जाके, हर एड में जाके, हर एड ग्रुप में जाके ये दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद ये ट्रैकिंग टेम्पलेट बाकी सब ब्रांचेस के अंदर पॉपुलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मुझे चेंज भी करना है, कुछ मॉडिफाई करना है या इवन डिलीट भी करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वाले ब्रांच से अगर मैं डिलीट कर दूँ, नीचे वाली ब्रांचेस के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंज और डिलीशन खुद से ही हो जाएगा। अब इसके अंदर समझने वाली बात एक और है, वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हम लोग अकाउंट के लेवल पे बनाएंगे कैसे। वो हम लोग बनाएंगे हमारी शेयर्ड लाइब्रेरी के थ्रू। अकाउंट के अंदर अगर हम लोग कोई भी ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो शेयर लाइब्रेरी के अंदर कुछ इस तरह से ऑप्शंस हमें दिखेंगे जिसके अंदर हम लोग यूआरएल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर हम लोग अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। शेयर लाइब्रेरी की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं हमारे अकाउंट के हर हिस्से के अंदर, चाहे वो कैंपेन हो चाहे वो एड ग्रुप्स हो, सब में वो खुद से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हम लोग चाहें तो अपने सारे के सारे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स और कस्टम ट्रैक पैरामीटर्स हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन सारे के एक से ज़्यादा वैल्यू ट्रैक और या कस्टम पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए हम लोग एम्बरसेंड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जनरली कीबोर्ड पे 7 के शिफ्ट 7 जो की होती है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, उससे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने ऊपर वाले लेवल पे, लेट्स से अकाउंट लेवल पे, अगर हमने अपना कोई ट्रैकिंग पैरामीटर या कोई वैल्यू ट्रैक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया है, अब हम लोग चाहते हैं कि अगर नीचे कोई ऐड मेरी ऐसी है जिसका कि मेरा ट्रैकिंग पैरामीटर कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कोई कीवर्ड शायद डिफरेंट होना चाहिए, कोई शायद और कोई कस्टम पैरामीटर को डिफरेंट होना चाहिए, तो हम क्या होगा, अगर हमने कुछ भी चीज़ सबसे ऊपर डिक्लेयर करी है, जितना ऊपर कोई भी डिक्लेरेशन होगी ट्रैकिंग टेम्पलेट की उतनी ही उसकी प्रायोरिटी कम होगी, जितनी ही नीचे डिक्लेयर किया जाएगा उतनी ही प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कि अगर मैंने कुछ भी डिक्लेयर किया है एड ग्रुप पे, एड लेवल पे, जैसे ही वो एड क्लिक होगी वो पुराने पैरामीटर को ओवरराइट कर देगा और नए पैरामीटर्स आपके आ जाएंगे। अगेन कोई भी चेंज अगर होगा, अगर मेरे को ऐड पे करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी ऐड पे या उसी कीवर्ड पे या उसी साइट लिंक पे करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है अकाउंट पे करने की। मैं अकाउंट पे कुछ वो पैरामीटर्स रखूंगा या वो सेटिंग्स रखूंगा जो कि मेरे को अपने हर कैंपेन के अंदर, हर ऐड के अंदर चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐड स्पेसिफिक पैरामीटर्स है, मैं उसी ऐड में जाके उसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसे सेव कर सकता हूँ और सिर्फ उसी ऐड के लिए वैलिड होगी, उसी साइट लिंक के लिए वैलिड होगी। अगेन इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और क्विक होता है कोई भी किसी भी तरह का चेंज करना, अपने कैंपेन, अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट्स को मैनेज करना। ध्यान हमेशा इस बात का रखिएगा कि लोअर लेवल पे जितने भी मेरे पैरामीटर्स होंगे वो हायर लेवल वाले पैरामीटर्स को ओवरराइट कर देंगे, उन्हें ओवरराइट कर देंगे। आप चाहे जितने मर्जी रीडायरेक्ट यूज करें, लेकिन आपको हमेशा सिर्फ इसी बात का इंश्योर करना है कि आपका जो भी लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा वो आपके फाइनल यूआरएल के अंदर जाएगा। आपके रीडायरेक्ट्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन आपका लैंडिंग पेज हमेशा यूआरएल फाइनल यूआरएल में जाएगा।
आप अपने रीडायरेक्ट का यूआरएल प्लीज फाइनल यूआरएल में मत लिखिएगा। अब इन शेयर ट्रैकिंग टेम्पलेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट्स को, जो कि जितने भी हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स होंगे, हम लोग अकाउंट लेवल पे उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन देखिए तो पहले डेस्टिनेशन यूआरएल में क्या होता था कि सब कुछ एड लेवल पे ही होता था। आपने जैसे ही कुछ भी ट्रैकिंग पैरामीटर में चेंज किया, आपकी एड बंद हो जाएगी दिखनी, सारे के सारे स्टैट्स जीरो हो जाएंगे और दोबारा से रीअसेस होएगा, री रिव्यू होएगा, दोबारा से आपका एड शो अप होना शुरू होएगा। इधर अगर आप ऊपर अकाउंट लेवल पे अगर कोई भी चेंज करते हैं ट्रैकिंग पैरामीटर्स के अंदर, आपका नीचे खुद ब खुद वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन उस चेंज करने की वजह से आपका कोई भी एड दिखने से नहीं रुकेगा। गूगल आपके लैंडिंग पेज को री रिव्यू नहीं करेगा। इस वजह से ना ही सिर्फ आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट को मैनेज करना, उन्हें मॉडिफाई करना, उन्हें डिलीट करना, उनमें कोई भी एडिशन करना ईजी होता है, बट ईजी टू मैनेज होता है, बट द वेरी सेम टाइम आपको कुछ किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता। जो कि बिजनेस आपको मिल सकता था लेकिन आपका एड शो अप होना बंद हो गया, इस वजह से वो बिजनेस नहीं मिल पा रहा। कुछ भी इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहली बारी जब भी आप फाइनल यूआरएल पे शिफ्ट करेंगे तो पहली बार पॉलिसी रिव्यू की वजह से आपका लैंडिंग पेज फिर से रिव्यू होगा। उस पहली बार के बाद वो दोबारा आपके ट्रैकिंग टेम्पलेट में चेंज करने के बाद कभी रिव्यू नहीं होगा। ट्रैकिंग टेम्पलेट चेंज करने पे सिर्फ तभी रिव्यू होता है कि जब गूगल खुद से जो एसिंक्रोनस रिव्यू करता है उसमें, और दूसरा तब जब गूगल कोई रैंडम सैंपल लेके ये रिव्यू करना चाहता है कि आपके ट्रैकिंग पैरामीटर्स, ट्रैकिंग टेम्पलेट में जो वैल्यू है और जो लैंडिंग पे और जो फाइनल यूआरएल के अंदर जो वैल्यू है वो आपको सही लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ सही काम कर रहा है, सिर्फ उन टाइम से सैंपल बेस पे एक तो गूगल री रिव्यू करता है, और दूसरा जो एसिंक्रोनस रिव्यू जो हम लोग कहते हैं, जो गूगल हर कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट को, अपने लैंडिंग पेजेस को रिव्यू करता है आपको नई साइट रैंकिंग देने के लिए, नई एड रैंकिंग देने के लिए, तो वो चल रहा होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात करी कि किस तरह से हम लोग हायर लेवल पे, अकाउंट लेवल पे हम लोग अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस मेरे सारे लोअर लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे वो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लोअर लेवल पे, एड लेवल पे कोई चेंज करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगेन, मेरे जब भी कोई भी मैं ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर एड ग्रुप, एड लेवल पे या अकाउंट लेवल पे या कैंपेन लेवल पे किसी भी लेवल पे कोई भी चेंज करूंगा तो मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी एड ना शो होनी बंद होगी, ना मेरे साइट का डेटा का कोई नुकसान होगा, ना ही मेरा किसी स्टैट्स का नुकसान होगा। तो मैं अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ, चाहे एड ग्रुप लेवल पे, चाहे एड लेवल पे, चाहे अकाउंट लेवल पे। मेरे किसी भी टाइप का नुकसान नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ गूगल को इसके अंदर फायदा है कि वो लोग री रिव्यू सिर्फ तभी करेंगे जब मेरा फाइनल यूआरएल चेंज होगा, ना कि ट्रैकिंग टेम्पलेट। अब इसके बाद ही हम लोग बात करते हैं वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स क्या होते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, हमने काफी डिस्कस किया कि हम लोग क्या क्या ट्रैकिंग पैरामीटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डेटा हमारा हेल्प कर सकता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में, अपने अंदाजे के बेसिस पे नहीं बट डेटा के बेसिस पे। मेरे ख्याल से काफी वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो कि आप लोग आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब जो वैल्यू ट्रैकिंग पैरामीटर्स होते हैं वो एक तरह के यूआरएल पैरामीटर्स ही होते हैं। जैसे कि मैंने बात करी क्वेश्चन मार्क के बाद लगने वाले सारे के सारे पैरामीटर्स। कुछ यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि UTM_source, UTM_campaign, UTM_medium, जो कि हम लोग शायद अपने ईमेल कैंपेन्स में यूज करते होंगे, फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स के अंदर भी। ऐसे ही मेरे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स जो होते हैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे या मेरी एप्लीकेशन पे, कौन से कीवर्ड्स के थ्रू लोग आ रहे हैं, कौन से नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बात करी, क्या वो सर्च नेटवर्क है या वो डिस्प्ले नेटवर्क है, किस मैच टाइप से आ रहे हैं, क्या वो फ्रेज मैच है, ब्रॉड मैच है या एग्जैक्ट मैच है। और ये क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, और आपके क्या मार्केटिंग गोल्स इससे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें देखना कि क्या हमारे मार्केटिंग गोल्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखिए हर वेबसाइट कुछ बेच नहीं रही होती, हर वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होती। जैसे timesofIndia.com है, hindustantimes.com है, ये लोग कुछ भी नहीं बेच रहे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ एंगेज हों, इनके आर्टिकल्स पढ़ें, उसके बाद इनकी एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट पे शायद क्लिक करें। तो आप ये मेजर कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस से या कौन से कीवर्ड से आने वाले लोग आपके सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करते हैं, आपके सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजर्स की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि जैसे ही अगर मैं भी पहले डेस्कटॉप के साथ अगर एक वेबसाइट पे जाऊं या एक मोबाइल के थ्रू एक वेबसाइट पे जाऊं, मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर एक बारी हम लोग मोबाइल के बारे में सोचें तो क्या होता है कि लोग लोग अपने सेशन ड्यूरेशन, जो टाइम जो वो स्पेंड करते हैं एक समय पे एक वेबसाइट के ऊपर, जो टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के थ्रू, वो बहुत कम होता है। लेकिन मल्टीपल सेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सेशन काउंट होता है, लेकिन टाइम स्पेंड पर सेशन बहुत कम होता है। उसका रीज़न गूगल ने एक नई थ्योरी के साथ दिया है जिसको हम लोग मोमेंट्स कहते हैं। क्योंकि मोबाइल एक कुछ इस तरह का डिवाइस है जिसके अंदर की आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, लेकिन बार बार उसे यूज़ करते हो। तो इसी तरह से हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को चेंज करना चाहें, आप कुछ अलग टाइप के पेजेस दिखाना चाहें, आप कुछ अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना चाहें। जब लोग मोबाइल से आते हैं या जब लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से आते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से आते हैं, तो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर जो कि डिवाइस का है, आप इसे यूज़ करके आप अलग तरह का एक एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप timesofIndia.com अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से जाएंगे तो वो एक timesofIndia.com की कंप्लीट वेबसाइट खुलेगी। जबकि अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस के थ्रू जाएंगे तो ये m.timesofIndia.com दिखेगी आपको, जिसके की फीचर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, एक अलग से डिज़ाइन होगा और आपको एक अलग फंक्शनैलिटीज मिलेंगी, क्योंकि आपके मोबाइल के यूजर्स और आपके डेस्कटॉप के यूजर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और अगेन हम लोग इस वैल्यू ट्रैक पैरामीटर को बहुत ही आराम से हम लोग इस तरह से एल कर्ली ब्रेसेस के अंदर LPURL क्वेश्चन मार्क डिवाइस इज इक्वल टू डिवाइस से हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके अंदर डिवाइस के अंदर, डिवाइस नाम के वेरिएबल के अंदर कौन सा डिवाइस है, मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर, ये तीन तरह की वैल्यू हमें दे सकता है, M, T या C, जो कि वैल्यू मेरे को डिवाइस के अंदर मिल जाएगी। और उसके बेसिस पे मैं चाहूँ तो एक नया एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा रहा और किस तरह के यूजर्स को मुझे दोबारा टारगेट करना चाहिए। अब ये सारे के सारे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स ना सिर्फ मुझे बता सकते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्लिक्स कौन से हैं, कौन से डिवाइसेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बट द वेरी सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे मेजर और माइनर कन्वर्जन कौन से डिवाइसेस के थ्रू सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन से कीवर्ड के थ्रू सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन से नेटवर्क के थ्रू सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने बात करी, माइनर कन्वर्जन एक ई कॉमर्स साइट के लिए परचेज हो सकता है, जब एक मेजर कन्वर्जन एक ई कॉमर्स साइट के लिए परचेज हो सकता है, जबकि माइनर कन्वर्जन उनके लिए हो सकता है एक रिव्यू को देखना, अपने कार्ट में कुछ ऐड करना, या प्रोडक्ट को देखना, या एक रिव्यू पोस्ट करना। और इस सब डेटा के बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रिव्यू कर सकते हैं, उनको दोबारा से रिफाइन कर सकते हैं, और आपके जितने भी डिसीजंस होंगे आप डेटा पे बेस्ड होंगे, ना कि आपके अंदाजे पे या आपके हंच पे। आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में लगा सकते हैं, आप अपने लिंक्स अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आप जितने चाहें उतने। फिर आप इन सबको आप अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर भी डिराइव करके अपने कस्टम डिमेंशंस के अंदर डाल सकते हैं, और उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं कि लोग कौन कौन से सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, कौन से सेगमेंट के यूजर्स आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन से सेगमेंट के यूजर्स शायद आपके लिए उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, तो किस तरह से मैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करूँ। और जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, जिस चीज़ का आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, जिस चीज़ को आप तोल नहीं सकते, आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने सक्सेस और फेलियर्स दोनों को मेजर करना, और अपनी स्पेंड को, अपने बजट, एक हर मार्केटिंग टीम का बजट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कभी किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप किस तरह से अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपका स्पेंड कम से कम हो, लेकिन आपकी कन्वर्जन उसी तरह से सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने बात करी HDFC ने जो काम किया, उन्होंने ऑप्टिमाइज किया ना सिर्फ टाइम
टाइम कम से कम हो एक लोन एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए, बट एट द सेम टाइम उनका डेट डिफॉल्ट रेशो भी कम से कम हो। तो उन्होंने इस तरह से अपने ऑप्टिमाइज किया अपने पूरे प्रोसेस को, अपने पूरे लोन अप्रूवल प्रोसेस को, ताकि वो कस्टमर्स को ना सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए, बट अपने कस्टमर्स को प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर पाए, अपने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर पाए। अब कुछ जो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो है नेटवर्क। जैसे कि मैंने बात करी, कंटेंट इसके अंदर तब वैल्यू आती है जब कोई डिस्प्ले नेटवर्क की ऐड पे क्लिक करके आपके पास आता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है। और सर्च तब आती है जब कोई सर्च नेटवर्क से आता है। कीवर्ड के अंदर आपकी कीवर्ड की वैल्यू आती है। मैच टाइप से आपको पता लगेगा कि ये ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है या फिर एग्जैक्ट मैच है। अब हमारे ये कुछ वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स आपके पास पहले से ही मौजूद थे, लेकिन इसके साथ ही अपग्रेडेड यूआरएल्स के अंदर आपको कुछ नए वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स भी मिल रहे हैं। वो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स हैं जैसे कैंपेन आईडी। वो एक आईडी होता है आपके कैंपेन का, आपका एड ग्रुप आईडी, जो कि एक ग्लोबली यूनिक एड ग्रुप आईडी होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एड ग्रुप का, ताकि आपको पता लगे कि आपका कौन सा एड ग्रुप, कौन सा कैंपेन आपके लिए बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। फिर होता है एक टारगेट आईडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईडी है। उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कोलन डिलिमिटेड लिस्ट देता है। इसके अंदर वो सारे के सारे पैरामीटर्स रहेंगे जिसके मिलने पे, जिसकी हेल्प से वो एक एड ट्रिगर हुई है। जब भी कोई क्लिक करता है, हो सकता है उसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स, क्योंकि आप जब भी कीवर्ड कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आप उसके अंदर डिवाइस भी देते हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन भी देते हैं, आप कीवर्ड भी देते हैं, मैच भी देते हैं, मैच टाइप भी देते हैं। उसी वजह से आपको ये सारी पूरी लिस्ट देगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स की वजह से इस ऐड पे क्लिक हुआ है। आपको जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप वापस अपने एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको दो और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स देता है। वो है एक लोकेशन इंटरेस्ट और लोकेशन फिजिकल। एक बारी इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ, मैं आज दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली से ही सर्च करता हूँ बाय फ्लावर्स दिल्ली, तो क्या होगा, मेरा फिजिकल लोकेशन हुआ दिल्ली और मेरा लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ दिल्ली। अगर मैं ये कहूँ कि बाय फ्लावर्स सिर्फ इतना ही सर्च करता हूँ, तो मेरा लोकेशन इंटरेस्ट तो आएगा, लोकेशन तो आएगा, फिजिकल लोकेशन तो आएगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लोकेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहीं कोई लोकेशन अपनी कीवर्ड सर्च के अंदर डाली ही नहीं, तो वो वैल्यू नहीं आ पाएगी। लेकिन हो सकता है कि मैं फ्लावर्स किसी को मुंबई में या गोवा के अंदर भिजवाना चाहता हूँ, और अगर मैं वहाँ पे लिखूँ कि बाय फ्लावर्स या सेंड फ्लावर्स इन गोवा, तो मैं ना सिर्फ अपनी फिजिकल लोकेशन पता कर सकता हूँ, ना बल्कि मैं ये भी पता कर सकता हूँ मेरे यूज़र की, मेरे सर्च करने वाले की, जिसने की लिंक पे क्लिक किया है, वो कौन सी लोकेशन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब इससे आपके ई कॉमर्स साइट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो ये देख सकते हैं कि लोग कहाँ पे शिप करना चाहते हैं सामान है। एट द सेम टाइम आपके ट्रैवल पोर्टल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है ये देखने के लिए कि लोग कहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, कौन सी जगह पे वो जा रहे हैं। वो सारा का सारा आप अपने कीवर्ड्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, और आप अपने नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बिड करेंगे, कीवर्ड की पॉलिसी बनाएंगे, कीवर्ड का किसी भी टाइप का प्रोसेस बनाएंगे, तो आप इन सब चीज़ों को, इस सब डेटा को अपने दिमाग में रख के ही ये आप अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट बिड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका फीड आइटम आईडी आता है, जिसके अंदर आपको ये पता लग सकता है कि आपका ऐड का एक्सटेंशन क्या था। ये भी एक ऐसी फील्ड है जो कि गूगल से काफ़ी लोग चाह रहे थे, और गूगल ने फाइनली जैसे ही अपग्रेडेड यूआरएल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी। अब ये वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं जो कि गूगल बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप इस सब पैरामीटर्स को अपने लिंक्स के अंदर डाल सकते हैं, और गूगल बाय डिफॉल्ट आपको ये सब प्रोवाइड कर देगा। इस सब की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया, मैच टाइप के अंदर आपको बी पी या ई मिलेगा। बी का मतलब ब्रॉड, पी का मतलब फ्रेज, ई का मतलब एग्जैक्ट। ऐसे ही आपको डिवाइस के अंदर एम टी या सी मिलेगा, मतलब मोबाइल, टी मतलब टैबलेट और सी मतलब कंप्यूटर। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि
आप अपनी तरफ से डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर विंटर सीजन की कोई सेल लगाना चाहते हैं, फॉल सीजन की कोई सेल लगाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया है, तो आप ये चाहते हैं कि वो जब भी वो ऐड क्लिक हो, आपको ये पता लगे कि कौन से सीजन की ऐड की वजह से कोई आपके पास आया है। या आप हो सकता है कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन 10s लेट्स से, आपके पास आईफोन 10s बेच रहे हैं आप, और एक ये प्रीमियम प्रोडक्ट है क्योंकि अभी तक ये मार्केट में आया भी नहीं है, तो आप उसके अंदर चाहें तो अपना कस्टमर सेगमेंट डालना चाहते हैं कि जब भी कोई ऐड क्लिक करे तो आपको पता लगे कौन से सेगमेंट की ऐड क्लिक हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कस्टम ट्रैकिंग पैरामीटर्स के थ्रू लगा सकते हैं अपने लिंक्स में, और जब भी वो कोई उस ऐड को क्लिक करता है तो इन सब चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि कौन से सेगमेंट का यूज़र हमारे पास आया है, कौन से सीजन का यूज़र हमारे पास आया है। ये एक एडवांस टाइप ऑफ यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं। ये अगेन आपके लैंडिंग पेज यूआरएल के अंदर ही जा सकते हैं। अगेन जब मैं कह रहा हूँ लैंडिंग पेज यूआरएल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग डिफाइन करेंगे इन्हें ट्रैकिंग टेम्पलेट्स में, फाइनल यूआरएल में नहीं, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स में। वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स हमेशा प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन ये कस्टम ट्रैक पैरामीटर्स आप खुद अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, और आप इन्हें कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक्सेप्ट एट अकाउंट लेवल। आप अपने कस्टम पैरामीटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट लेवल पे नहीं डिक्लेयर कर सकते, नहीं डिफाइन कर सकते, बाकी हर जगह पे आप इससे चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। अगेन इसका रूल यही रहेगा, जितना नीचे हम लोग डिफाइन करेंगे उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। वो चाहे तो ऊपर वाले पैरामीटर को ओवरराइड कर सकता है। जैसे कि वैल्यू ट्रैक पैरामीटर में था कि हम लोग चाहे तो जितने मर्जी अपने वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग कस्टम पैरामीटर्स के केस में सिर्फ और सिर्फ 3 यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। आप अपने खुद से इंफॉर्मेशन चूज कर सकते हैं, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, और इस सबको आप चाहे तो अपने एड लिंक्स के थ्रू ले सकते हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं कस्टम पैरामीटर्स के, जैसे कि आप चाहें तो प्रोमो कोड डाल सकते हैं अपनी एड्स के अंदर, तो आपको प्रोमो कोड मिल सकता है। आप चाहें तो सीजन डाल सकते हैं, आप सेगमेंट डाल सकते हैं, और आप प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं। कुछ अपना ही कोई इंटरनल कीवर्ड अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ 3 कस्टम पैरामीटर हर एंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। 3 कस्टम पैरामीटर ऐड में, 3 कस्टम पैरामीटर ऐड ग्रुप में, 3 ही कस्टम पैरामीटर साइट लिंक के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। और ये स्ट्रेट टेक्सचुअल सब्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं ऐसे। इसका मतलब ये कि अगर आपने कुछ डिफाइन किया है KWID इज इक्वल टू 1, तो वो हमेशा 1 ही आएगा। वो उसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता और उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, वो सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब एक बारी देखते हैं हम इन कस्टम पैरामीटर्स को बनाएं किस तरह से। अब जब भी हम लोग कोई भी कैंपेन यूआरएल, कैंपेन लेवल पे अगर हम लोग चाहें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट बना सकते हैं अपना, और उसके नीचे ही हम लोग अपने कस्टम पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 एक चीजें देखने वाली हैं। पहला तो आप नोट कीजिए कि किस तरह से यहाँ पे हर कस्टम पैरामीटर, जैसे मैंने बताया था कि आपके पास आप सिर्फ 3 है डिफाइन कर सकते हैं, और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स आपको बता रहा है आप उस कस्टम पैरामीटर का नाम क्या रखना चाहते हैं, और दूसरा उसकी क्या वैल्यू पास करवाना चाहते हैं। यहाँ पे नाम से पहले आपको एक अंडरस्कोर दिखाई दे रहा है। ये अंडरस्कोर हर कस्टम पैरामीटर में मस्ट होता है, हमें लगाना ही लगाना है। ये डिफाइन करता है कि इसकी वजह से ही हमें पता लगता है कि ये जो अंडरस्कोर है ये एक कस्टम पैरामीटर का नाम है, और ये नाम और वैल्यू पेयर के साथ एडवर्ड यूआई के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर सेव हो जाते हैं। और जब भी वो नाम दोबारा क्लियर आता है, मैं यहाँ से वो वैल्यू ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है यूज, अगर हम लोग सीजन चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन अंडरस्कोर सीजन इज इक्वल टू F। ऐसे ही जितने ऊपर मैं डिफाइन करूंगा उतना ही इजी होगा मेरे लिए मेंटेन करना, क्योंकि वो सारे के सारे नीचे वालों के अंदर खुद से ही रिफ्लेक्ट होगा, नीचे लेवल्स पे खुद से ही रिफ्लेक्ट होगा। और मैं चाहूँ तो मैं नीचे वालों के अंदर अलग से कोई डिफाइन कर दूं जो कि मेरे ऊपर वाले पैरामीटर्स को ओवरराइड कर देगा। 4 स्टेप्स के अंदर हम लोग अपने कस्टम पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। वो 4 स्टेप्स होते हैं हमारे। पहला तो हमें ये पता करना होता है कि हम लोग कौन से लेवल पे अपने कस्टम पैरामीटर्स को डिफाइन करें।
क्या हमें ऐड ग्रुप हर ऐड के बेसिस पे डिफाइन करने की जरूरत है, हर साइट लिंक पे, हर कीवर्ड पे, या मैं कैंपेन लेवल पे डिफाइन उसे कर सकता हूँ, या ऐड ग्रुप लेवल पे कर सकता हूँ? तो मैं ये सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन से लेवल पे मुझे अपने कस्टम पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। उसके बाद अपने पैरामीटर एक बारी मैंने उस अपने लेवल को डिसाइड कर लिया, उसके बाद मेरे को उस लेवल पे जाके अपने कस्टम पैरामीटर का नाम रखना होता है, उसकी वैल्यू डालनी होती है। अगेन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अंडरस्कोर का हमेशा ही ध्यान रखूं कि मुझे अंडरस्कोर ही चाहिए हमेशा, वो मेरे ट्रैकिंग पैरामीटर में मुझे लिखना पड़ेगा। और फिर मैं अपने कस्टम पैरामीटर को अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर डाल सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। इन सब की हेल्प से मैं चाहूँ तो अपना कस्टम पैरामीटर्स को डिफाइन करके ट्रैकिंग पैरामीटर में इंक्लूड कर सकता हूँ। अब जो लोग हम लोग आज भी डेस्टिनेशन यूआरएल यूज कर रहे हैं, हमें आगे क्या करना है एक बारी वो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके वेब पेजेस को रिव्यू की करे गूगल, जैसे कि मैंने बताया रिव्यू करने की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप किसी टाइप का कोई भी ट्रैकिंग पैरामीटर नहीं यूज़ कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज ही यूज़ कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन यूआरएल के अंदर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका वो, क्योंकि फाइनल यूआरएल ही है, आप उसे फाइनल यूआरएल में डाल के छोड़ सकते हैं। आप किसी भी टाइप और वो ऑटोमेटिकली ही डेस्टिनेशन यूआरएल को फाइनल यूआरएल में चेंज कर देगा, तो आपको इस वक्त कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू ट्रैक पैरामीटर या कोई भी कस्टम ट्रैक पैरामीटर आप नहीं अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेस्टिनेशन यूआरएल को एज इट इज छोड़ सकते हैं, कुछ दिनों में वो खुद से ही फाइनल यूआरएल में तब्दील हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अपग्रेडेड यूआरएल को अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन यूआरएल के एकदम सेम रखें, बिल्कुल सेम। और मेरा मतलब है लैंडिंग पेज यूआरएल, ट्रैकिंग टेम्पलेट नहीं, लैंडिंग पेज यूआरएल। जो भी आपका लैंडिंग पेज यूआरएल होगा डेस्टिनेशन यूआरएल में, आपको सेम रखना होगा अपने फाइनल यूआरएल के अंदर भी, सेम चीज कॉपी होगी फाइनल यूआरएल में। आप अगर चाहते हैं कि आपका वेब पेज रिव्यू ना हो, तो आप अपने लैंडिंग पेज यूआरएल और अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट एक ही लेवल पे डिफाइन करें। आप दोनों को एड लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, साइट लिंक लेवल पे ही कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका गूगल साइट को आपके लैंडिंग पेज को दोबारा से रिव्यू करे, तो आप अपग्रेड की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एडिट उसे ना करें, आप उसे अपग्रेड करें, क्योंकि जब भी हम लोग एडिट करेंगे गूगल को लगेगा कि आप एक नया लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, और वो आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को दोबारा से रिव्यू करेगा, रीअसेस करेगा। कुछ ये सब कुछ बातें थी हमारे अपग्रेडेड यूआरएल के बारे में। हम लोग किस तरह से अपने अपग्रेडेड यूआरएल को यूज कर सकते हैं, हम लोग अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं बिना अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, मतलब ना ही इन टर्म्स ऑफ डेटा, हमारा कोई डेटा लॉस नहीं, हमारी ऐड हमेशा ही शो होती रहेगी, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस भी नहीं। तो इन सब की मदद से हम लोग अपने अपग्रेडेड यूआरएल को यूज कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक और टॉपिक है हमारे पास, जिसे कि हम लोग कहते हैं आइसिंग ऑफ द केक। आइसिंग ऑन द केक के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स को कैसे यूज किया जाना चाहिए गूगल एनालिटिक्स के अंदर। अब देखिए, गूगल एनालिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा डेटा देता है, जिसको कि आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, डाइस कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, वो कौन से लोकेशन से आते हैं, कौन सी सिटी से आते हैं, कौन सी कंट्री से आते हैं, कितने रिटर्न विजिटर हैं, कितने न्यू विजिटर हैं। लेकिन कई बार वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ नहीं होती। हमें ये पता करना है कि मेरा कौन सा यूजर कौन से पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, मेरा कौन सा पेज ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं चाहूँ तो कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स के थ्रू मैं ये सब निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी ही रिपोर्ट्स में बना सकता हूँ। एक बारी देखने की कोशिश करते हैं वो कैसे। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बारी अपने ही अकाउंट का रिव्यू देता हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिकल दिखे कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। मैं अपना एनालिटिक्स अकाउंट खोल देता हूँ। जैसे ही ये लोड होता है मैं आपको बताता हूँ।
तो ये रहा मेरा अकाउंट। इसके अंदर मेरी उस वेबसाइट से डेटा आ रहा है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए। मुझे ये दिख रहा है बाउंस रेट कितना है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, मेरा सारा का सारा ट्रेंड मुझे गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स के अंदर दिख रहा है। लेकिन मैं चाहूँ तो कुछ और भी रिपोर्ट्स अपने लिए बना सकता हूँ, कुछ ऐसी कस्टमाइज रिपोर्ट जो कि सिर्फ मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ दूसरों के साथ, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले मैं कस्टमाइजेशन के अंदर जाता हूँ। अगर आप देखें टॉप के ऊपर 4 बैनर हैं, होम, रिपोर्टिंग, कस्टमाइजेशन, एडमिन। मैं कस्टमाइजेशन के अंदर जाऊँगा। कस्टमाइजेशन से मैं न्यू कस्टम रिपोर्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल दे सकता हूँ अपनी रिपोर्ट का। लेट्स से मैं अपनी रिपोर्ट का टाइटल दिया पेजेस डिटेल्स। मुझे ये देखना है कि मेरे कौन से पेज के ऊपर कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, हर पेज का बाउंस कितना है, कितने बाउंस रेट है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग टैब में डाल सकता हूँ पेजेस रिपोर्ट। यहाँ पे मैं मैट्रिक लिख सकता हूँ जो कि मैं चाहूँ। मैट्रिक ग्रुप है मेरा, लेट्स से अब मैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। पेज व्यूज। इसके साथ ही मैंने एक और अपनी कस्टम मैट्रिक बनाई है जो कि सिर्फ, जो कि बाय डिफॉल्ट गूगल के अंदर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी कस्टम मैट्रिक बनाई है और इम्प्लीमेंट करी है गूगल एनालिटिक्स में। वो मैंने रेड आर्टिकल लिख दिया है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाउंस रेट लिख सकता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे डिमेंशन ऐड कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इधर फिल्टर भी लगा सकता हूँ। वो फिल्टर मेरे कुछ इस तरह से काम करेंगे कि मैं चाहूँ तो जहाँ पे कस्टम डिमेंशन, यहाँ मैं सिटी, मैं एग्जैक्ट या रेगुलर एक्सप्रेशन भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली लेट्स से न्यू दिल्ली, मैं ये ऑप्शन लगा सकता हूँ तो सिर्फ नई दिल्ली के ही मेरे ये सारा का सारा डेटा दिखाएगा। लेकिन फिलहाल मैं फिल्टर ऑप्शन नहीं यूज करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। जब मैं इसे सेव करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे अलग अलग पेजेस के ऊपर कितने पेज व्यूज हुए हैं, कितने आर्टिकल वहां पे रीड किए गए हैं और कितना बाउंस रेट आया है। देखिए मेरे को एक ग्राफ के साथ, एक ट्रेंड लाइन ग्राफ के साथ मुझे ये मेरे हर पेज का डेटा दिखा सकता है। मेरे टोटल इस पेज के ऊपर 43 पेज व्यूज हैं, 43 टाइम्स आर्टिकल रेड किया गया है, 35.48 मेरा बाउंस रेट है। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर कुछ और मैट्रिक डाल सकता हूं। वो है लेट्स से एवरेज टाइम स्पेंट ऑन पेज। एवरेज टाइम ऑन पेज। एक बारी इसको लगाने के बाद अपना डेटा एक बारी फिर से चेक करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है। अब मैंने जब ये डेट लगाया मुझे ये दिखेगा कि ऑन एन एवरेज मेरे पेजेस पे अराउंड 3 मिनट 18 सेकेंड लोग स्पेंड करते हैं। मैं अपने अलग अलग पेजेस को देख सकता हूँ कहाँ पे कितना स्पेंड हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसे सॉर्ट कर सकता हूँ, इसे एवरेज टाइम ऑन पेज। अब मुझे दिखेगा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखनी शुरू होंगी कि मेरे आर्टिकल जो कुकीज ऑफ गूगल एनालिटिक्स है इसके ऊपर करीब करीब 13 मिनट 50 सेकेंड स्पेंड होते हैं। अब इस डेटा से मैं क्या पता कर सकता हूँ? पहला तो ये, क्या ये आर्टिकल बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इस वजह से लोगों को इतनी देर इसके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है? ऐसे ही आर्टिकल जो मेरा रॉकिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी 8 मिनट 9 सेकेंड लोग स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फिर से इसे एडिट कर सकता हूँ कि ये सिर्फ पता करने के लिए कि इस टाइम स्पेंड का क्या मेरे एग्जिट से कोई लेना देना है। क्या ऐसा है कि जितना टाइम वो लोग इधर स्पेंड करेंगे उतने ही चांसेस हो जाते हैं उसी पेज से एग्जिट करने के, या वो एक एंगेजमेंट लेवल बढ़ेगा? तो दोबारा से मैं एक बार इसे सॉर्ट करता हूँ। देखिए जो मेरा गूगल एनालिटिक्स का आर्टिकल था कुकीज का, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया, उससे कोई भी एग्जिट नहीं हुआ, जबकि रॉकिंग प्रोजेक्ट से 10 एग्जिट्स हुए, जो कि मेरा अराउंड 6.41% है टोटल एग्जिट्स का। इसका मतलब मेरे इस पेज से बहुत ही ज़्यादा लोग एग्जिट कर रहे हैं, हालांकि टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जिट भी कर रहे हैं।
ऐसे ही लर्निंग एकेडमी केस स्टडी देखिए, 6 मिनट 13 सेकेंड यहाँ पे स्पेंड होते हैं और 17 बार, मतलब कि अराउंड 11% बार लोग यहाँ से एग्जिट हुए हैं, मतलब ये उनका लास्ट पेज ऑफ देयर सेशन था। इसके बाद उन्होंने मेरी साइट को छोड़ दिया। अब इस सब डेटा की हेल्प से मुझे ये पता लग सकता है कि मेरा कौन सा पेज मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे ही होम पेज से देखिए 86, जो कि होम पेज से मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से होम पेज से सबसे ज़्यादा एंट्री और एग्जिट हमेशा होम पेज से ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझ सकता हूँ। लेकिन 17 एग्जिट लर्निंग एकेडमी की स्टडी से ऐसा क्यों? क्या मैं यहाँ पे कोई और क्लिक टू एक्शन लगा सकता हूँ या कोई और ऐसी कोई मैसेज दे सकता हूँ ताकि मेरे यूजर्स का एंगेजमेंट बना रहे मेरी वेबसाइट के साथ? इसके बाद मैं चाहूँ तो मैं और भी रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस मिलती हैं। मैं चाहूँ तो एक्सप्लोरर, फ्लैट टेबल या मैप रिपोर्ट्स बना सकता हूँ। जैसे इसे सिटी रिपोर्ट देते हैं, इसको यहाँ पे इसे मैप रिपोर्ट बनाते हैं, इसे वर्ल्ड लेवल पे रखेंगे हम लोग। इसके अंदर मेट्रिक लगाते हैं, लेट्स से सेशंस, फिर इसको रखते हैं पेज व्यूज, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर रेवेन्यू, गोल वैल्यू और ये सब भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं एक बार इसको गोल वैल्यू भी लगा देता हूँ, गोल वैल्यू, और एक बारी इसको मैं सिटी लेवल पे बना के देखता हूँ कि मेरी क्या रिपोर्ट बनती है। तो इससे मुझे ये पता लग सकता है कि मेरी कौन से सिटी से मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है, कौन सी सिटी से मेरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कौन सी सिटी से मेरे सबसे ज़्यादा सेशंस आते हैं, रेवेन्यू पर सेशन, रेवेन्यू पर पेज व्यू, ये सारी की सारी मैट्रिक्स में चाहूँ तो मैं इधर से पता कर सकता हूँ। अगेन ये मुझे बता सकता है कि मेरी कौन सी मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मुझे कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा होगा, जितनी ज़्यादा मेरे पास नॉलेज होगी, उतना ही बेटर मेरे लिए होगा अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना और उन्हें डिप्लॉय करना। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से अपने बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएँ। हो सकता है प्रॉफिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसमें ये भी होता है कि आपके कितने यूजर्स एंगेज हो रहे हैं आपके साथ, आपके कितने यूजर्स नए आप एक्वायर कर रहे हैं, कितने रिटर्न यूजर्स आपके पास आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स आप अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ठीक चल रही हैं कि नहीं। क्या मुझे अबू धाबी के अंदर और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? क्या मुझे बेंगलुरु के अंदर कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? ना सिर्फ ये, मैं चाहूँ तो इसे डेट रेंज चेंज करके अपना हिस्टोरिकली डेटा में देख सकता हूँ कि मैंने जब से शुरू किया है तब से लेके अब तक मेरी कितनी वैल्यू कहाँ से आ रही है, कितना रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, और मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं चल रही है, और किस तरह से टाइम वाइज मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है मेरे को। तो कुछ यही बातें थी जो कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होपफुली आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, इससे कुछ सीखा होगा, कुछ पता लगा हुआ होगा आपको। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप हमें बताएं और हम आपको आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच कुणाल। आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा एंड आई होप आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज अपग्रेडेड यूआरएल्स के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में और हमारे कस्टमाइजेशन रिपोर्ट के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एनालिटिक्स का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं सेशन के बारे में दोबारा देखकर, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे।
इस सेशन के बाद आपके पास एक फीडबैक ईमेल आएगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज हमें बताइए, ताकि हम आगे वाले सेशंस को बेटर कर सके और आपका फीडबैक हमारे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अगले थर्सडे हम फिर आपसे मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।